नमस्कार विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन की वजह से जो भी समस्याएं वगैरह हो रही हैं पढ़ाई से संबंधित उसको हल करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन कार्य जो है वो घर पे जारी रखेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए जीव विज्ञान की जो भी यूनिट्स हैं, एक बार उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो बता दें आपको। उसके बाद में हम पहले यूनिट से सारा काम जो है वो शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि अपने पूरे सिलेबस को टोटल 10 यूनिट में बांटा गया है। उन्हें 10 यूनिट में से पहली जो यूनिट है वो है आवृत बीजी पादपों में या पुष्पी पादप जो होते हैं उनमें प्रजनन की जो क्रियाएं हैं उनके संबंध में पूरी यूनिट जो है वो दी गई है, जिसको 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। हमें उन चारों चैप्टर को बार बार बारी बारी से पढ़ेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। उनमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें प्रजनन से संबंधित या पादपों में प्रजनन क्रिया से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां जो हैं वो दी हुई हैं। जैसे प्रजनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह जो हैं वो दिए हुए हैं। तो शुरुआत हम उसी से करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो प्रजनन की परिभाषा या फिर डेफिनेशन जो है वही आती है। अब प्रजनन क्रिया हम किसे कहें, तो इसके लिए एक सीधा सा एक देखा जाए, जैसे जीवों में और सारी कई सारी क्रियाएं होती हैं जो आवश्यक क्रियाएं मानी जाती हैं, जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण क्रिया जो है जो उस जीव की जाति के लिए महत्वपूर्ण होती है वो क्रिया है प्रजनन। प्रजनन का हम सीधा सा अर्थ यदि हम कहें तो उसे हम कहते हैं संतान की उत्पत्ति, संतान को उत्पन्न करना, और वह भी एक जीव के द्वारा, ताकि जीव अपनी जाति का अस्तित्व जो है वो बनाए रखे। अब संतान की उत्पत्ति जो है वो की जाती है जनकों के द्वारा या जनक पीढ़ी के द्वारा। जो जीव संतान उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं या उन्हें हम कहते हैं जनक पीढ़ी। और जनक पीढ़ी जो है वो प्रजनन क्रिया के द्वारा अगली पीढ़ी उत्पन्न करती है, जिसको हम कहेंगे संतति पीढ़ी। इस संतति पीढ़ी में जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वो जनक पीढ़ी के समान होते हैं। जनक पीढ़ी के समान होने का सीधा सा तात्पर्य ये होगा, जैसे यदि जनक पीढ़ी के रूप में जीव जातियों के रूप में यदि हम देखें तो मनुष्य जो यदि जनक पीढ़ी के रूप में है तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाएगी वो मनुष्य ही होगी। या एक आम का पादप यदि प्रजनन क्रिया करता है और बीज उत्पन्न करता है तो उससे जो पादप होगा वह एक आम का पादप ही होगा। उसकी पत्तियां, उसका तना, उसके पुष्प वगैरह के जो लक्षण हैं वो अगली पीढ़ी में जनक पीढ़ी के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। इस लिहाज से यदि हम देखें तो सीधा सा तात्पर्य प्रजनन का ये हुआ कि जनक पीढ़ी के द्वारा अपने समान संतति पीढ़ी उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो कहलाती है प्रजनन। हालांकि एग्जाम वगैरह के लिहाज से देखा जाए तो ये डेफिनेशन या परिभाषा वगैरह जो है उतना महत्व नहीं रखती है, तो सीधे ही हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर बढ़ जाएंगे। आगे बाकी परिभाषाएं वगैरह जो है वो नोट्स वगैरह के रूप में अवेलेबल करवाई हुई है या करवा देंगे, उनको आप पढ़ के उनके संदर्भ में कोई यदि बाधा वगैरह आपको आती है तो वो ऑनलाइन आप हमें बता दें या अपने कमेंट वगैरह के थ्रू हमें बता दें, ताकि हम आपको उससे रूबरू करवाते रहें या उस समस्याओं का हल हम कर सकें। तो इसके आधार पर हम सीधे ही आगे अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं जो है प्रजनन के प्रकार। अब प्रकार वगैरह के आधार पर यदि देखा जाए तो प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और दूसरा जो है वो होता है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन इनको अलग अलग रूप से परिभाषित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखें तो एक सामान्य सी जो परिभाषा आती है लैंगिक और अलैंगिक जनन की वो ये होगी कि लैंगिक जनन जिसमें जीव अपने समान संततियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन संतान उत्पन्न करने वाली जो जनक पीढ़ी होती है उसमें जनक पीढ़ी के रूप में कार्य करते हैं 2 जीव, एक नर और एक मादा। यानी नर और मादा 2 अलग अलग जीव यदि संतान उत्पन्न करें तो वो जनन कहलाएगा लैंगिक जनन। और यदि केवल एक ही जीव अगली पीढ़ी उत्पन्न कर दे या संतति पीढ़ी उत्पन्न कर दे तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है जिसमें एक नर और एक मादा होगा, और अलैंगिक जनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है जो संतति पीढ़ी उत्पन्न करने में सक्षम हो सकता है। अब इसके अलावा और यदि हम दूसरे लिहाज से देखें तो लैंगिक जनन की 2 आवश्यक शर्तें होती हैं।
लैंगिक जनन की 2 आवश्यक शर्तें जो हैं, उनमें पहली जो शर्त है वो है अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन करने वाले जीव अपनी पीढ़ी में निश्चित रूप से पहली जो क्रिया कर दर्शाते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा वो युग्मक उत्पादन करते हैं या फिर युग्मकों का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। ये पहली शर्त है। और दूसरी जो शर्त है लैंगिक जनन की वो है उत्पन्न हुए युग्मकों का संलयन, यानी युग्मक संलयन ये क्रिया कहलाती है, या इसको हम कंसीडर कर सकते हैं निषेचन के रूप में भी, ये क्रिया निषेचन भी कहलाती है। तो लैंगिक जनन की 2 आवश्यक शर्तें हैं, युग्मकों का उत्पादन या युग्मक निर्माण और फिर युग्मक के संलयन। अलैंगिक जनन की यदि हम विशेषताएं देखें तो इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। दूसरा, लैंगिक जनन की जो आवश्यक शर्तें हैं यानी युग्मक के निर्माण और दूसरी क्रिया युग्मक के संलयन, ये दोनों ही क्रियाएं जो हैं वो इसमें अनुपस्थित रहेगी। यानी अलैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती। और युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन ये 2 ऐसी क्रियाएं हैं जिनके कारण से उत्पन्न होने वाली संतति पीढ़ी जो है वो जनक पीढ़ी से कुछ विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है। यानी संतति पीढ़ी में जो भी विभिन्नताएं आती हैं उनका जो कारण है वो होता है युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन। और युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया यदि अलैंगिक जनन में अनुपस्थित हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संतति पीढ़ी उत्पन्न होगी वो संतति पीढ़ी पूर्णतः जनक के समान होती है, यानी जनक के समान लक्षण को प्रदर्शित करती है, आनुवंशिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो इस लिहाज से यदि देखा जाए तो हम इनको पूरा अलग अलग रूप में यदि पढ़े तो पहले अलैंगिक जनन, पहला जो हमारा चैप्टर है वो अलैंगिक जनन की क्रियाओं और उनके जो प्रकार वगैरह हैं उनके संदर्भ में है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं हो गई कि संतति पीढ़ी उत्पन्न करने का कार्य जो है वो केवल एक जनक करता है, युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की जो क्रिया है वो इसमें अनुपस्थित होती है और इस कारण से उत्पन्न होने वाली संतति पूर्णतः जनक के समान लक्षण प्रदर्शित करती है। अब अलैंगिक जनन के लिए यदि हम देखें तो ये अलैंगिक जनन जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक पहला 2 प्रकार इसके होंगे, हालांकि दोनों में ही ये जो शर्तें जो हमने बताई हैं वो शर्तें जो हैं वो उसमें लागू रहेगी। पहली जो शर्त है या सॉरी पहला जो प्रकार है वो इसमें आता है अनिषेक ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गलत लिख दिया गया था। पहला जो प्रकार है अलैंगिक जनन का वो कहलाता है अनिषेक बीजता या अगेमोस्पर्मी इसको कहा जाता है। अनिषेक बीजता का अर्थ यहाँ पर ये होगा कि इसमें अलैंगिक जनन करके संतति उत्पन्न करने वाली जो जनक पीढ़ी होती है वो जनक पीढ़ी बीज उत्पन्न करती है। लैंगिक जनन का मुख्य उत्पाद होता है बीज, यानी बीज जो बनता है वो लैंगिक जनन के द्वारा बनता है और लैंगिक जनन में ये दोनों क्रियाएं जो है वो शामिल होती हैं। लेकिन अनिषेक बीजता इसका एक विशेष अलैंगिक जनन का एक विशेष प्रकार है जिसमें जीव जनक पीढ़ी जो है वो निषेचन नहीं करती परंतु बीज उत्पन्न करती है। यानी इसमें जनक पीढ़ी जो है वो जनक पीढ़ी बीज उत्पन्न करती है और ये उत्पन्न बीज जो है इस बीज से संतति पीढ़ी जो है वो उत्पन्न होती है। लेकिन बीज बनने की जो क्रिया है उस क्रिया में ये दोनों चरण युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन जो है वो अनुपस्थित होते हैं। यानी बिना युग्मक निर्माण और बिना युग्मक संलयन के यदि जनक पीढ़ी बीज उत्पन्न करे और उस बीज से यदि संतति पीढ़ी उत्पन्न हो तो वो कहा जाएगा अनिषेक बीजता और उसे हम अलैंगिक जनन में शामिल करेंगे। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण प्रकार है जिसके बारे में हम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे या ज्यादा डिटेल से अपने सिलेबस में दिया हुआ है वो है इसमें कायिक जनन। अब कायिक जनन की जो प्रक्रिया है उसमें भी जीव या जनक जो है वो केवल एक ही होता है, लेकिन उसमें वो जीव जो है वो बीज उत्पन्न नहीं करता या पादप बिना बीज के पादप का कोई कायिक भाग
कायिक भाग में जैसे पादप की जड़ हो सकती है, उसका तना हो सकता है, या फिर उसकी पत्ती जो है वो हो सकती है। यानी पादप का कोई भी कायिक भाग जो है, उस कायिक भाग से यदि संतति पीढ़ी उत्पन्न हो जाए बिना बीज का निर्माण किए, तो वो प्रकार कहलाएगा कायिक जनन। अब कायिक जनन जो है वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। प्रकृति में कैसे पाया जाता है उसके आधार पर, तो इसके भी दो प्रकार जो है वो मिलेंगे। पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक कायिक जनन। ये प्राकृतिक कायिक जनन जो है वो अपने आसपास के कई सारे पादपों में भी हमें देख सकते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन का अर्थ होगा कि प्रकृति में बिना मनुष्य का प्रयास किए ही अपने आप ही पादप के किसी भाग से, किसी कायिक भाग से यानी जड़ तना पत्ती से एक पूरा पादप जो है वो उत्पन्न हो जाए, तो वो क्रिया कहलाएगी प्राकृतिक कायिक जनन। अब ये पादप के कौन से भाग से होता है उसके आधार पर ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। उसमें भी ज्यादा डिटेल में नहीं ध्यान रखना है। कई बार कुछ छोटे क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि पादप के किस भाग से किस भाग से अलैंगिक जनन जो है वो हो सकता है। तो इस लिहाज से यदि हम देखें तो पादप का पहला भाग जो है वो हो सकता है तना। कई पादप जो है वो अपने तने के द्वारा एक नया पादप जो है वो उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अब इसके एक उदाहरण हम सामान्य रूप से जो पादप वगैरह उत्पन्न किए जाते हैं उनके अंदर देख सकते हैं। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो तने में कुछ रूपांतरण पाए जाते हैं, और वो रूपांतरित तने जो है वो पादपों में नया पादप जो है वो उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जैसे इसका हम एक सामान्य सा उदाहरण देख सकते हैं कंद के द्वारा। कंद जो आलू के अंदर पाया जाता है, आलू में खाने वाला भाग जो है वो उसका भूमिगत भाग होता है, लेकिन वो उसका तना होता है, और ऐसा भूमिगत तना जो फूल कर गोल हो जाए उसे कहा जाता है कंद। और ये कंद या ट्यूबर जो है उसके द्वारा कायिक जनन का उदाहरण हम सामान्य रूप से आलू के पादप में देख सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा और रूपांतरण मिलता है तने का, जिसे कहा जाता है प्रकंद या फिर राइजोम। घरों में हमारे द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला अदरक जो है वो एक प्रकंद तने का उदाहरण है, और उस प्रकंद के द्वारा भी एक नया पादप जो है वो उत्पन्न हो सकता है। अदरक की तरह से ही प्रकंद का एक उदाहरण जो है वो हल्दी भी है। हल्दी भी कायिक जनन के द्वारा नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे सल्क के कंद। सल्क कंदे जिसमें पादप के ऊपर पाए जाने वाला छिलका यानी सल्क जो है वो फूल जाता है, और वो फूल कर एक नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो रख सकता है। इसका भी एक उदाहरण हम सामान्य रूप से अपने घरों में आसपास में उगने वाले या उपयोग में आने वाले पादप के अंदर देख सकते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण इसका मिलता है प्याज। प्याज जो है वो भी एक सल्क कंद होता है, जिसमें जो भाग हम खाते हैं वो उस सल्क के ऊपर पाए जाने वाले छिलके होते हैं, जो भोजन का संचय कर लेते हैं और हमारे खाने के उपयोग में आते हैं। उनके अंदर छिलकों में नीचे का जो भाग है वो सल्क कंद कहलाता है, और उसके द्वारा हम एक नया प्याज जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। या फिर लहसुन जो है वो भी इसी का एक उदाहरण है। इसके अलावा इसी का एक और रूप जो है वो भी पाया जाता है, जिसको कहा जाता है धनकंद। धनकंद का उदाहरण जो है वो देखने में मिलता है क्रोकस या फिर केसर का जो पादप है। केसर की जो खेती की जाती है वो उसके धनकंद से ही की जाती है, उसके बीज नहीं उगाए जाते हैं, धनकंद के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है। या फिर कुछ और भी रूपांतरण, ये सारे जो वो भूमिगत रूपांतरण है तने के, जबकि कुछ वायुवीय रूपांतरण जो है वो भी पादपों में पाए जाते हैं। जैसे इसका एक विशेष उदाहरण हम देख सकते हैं, एक भूस्थायी तने के रूप में या ऊपरी भूस्थायी तना जो है उसके रूप में। अब ऊपरी भूस्थायी जो जमीन के ऊपर रेंगते हुए चलता है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने में आता है धूप घास। अपने घरों में उगने वाली जो घास होती है वो जमीन पर रेंगते हुए चलती है, और नॉर्मली हम घास को उगाते हैं या दूब उगाते हैं तो एक जगह से तोड़कर उसे दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है, जिससे दूब का पादप जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। इसका उदाहरण मिलता है। या फिर एक और भी इसका प्रकार जो है वो मिलता है, जैसे निम्न भूस्तरीय रूपांतरण कहते हैं। निम्न भूस्तरीय तने का उदाहरण जो है वो पुदीने का पादप होता है,
उसमें तना जो है वो जमीन के अंदर रेंगते हुए चलता है, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर वो ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठकर पत्तियां वगैरह उत्पन्न करता है। उसको भी तोड़कर यदि दूसरी जगह लगा दिया जाए तो नया पादप जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो तने के द्वारा कई सारे पादप जो है वो क्या कायिक जनन जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा पादप का दूसरा जो कायिक भाग है वो है जड़। जड़ के द्वारा भी कई पादपों में प्राकृतिक रूप से कायिक जनन की क्षमता पाई जाती है। इसका भी कुछ विशेष उदाहरण जो है वो हमें देखने में मिलता है शीशम में। शीशम या टाली का जो पादप होता है जो अपने हम पर नॉर्मली होता है, उसकी जड़ को यदि एक जगह से तोड़कर दूसरी जगह पर लगा दिया जाए तो उससे एक पूरा पादप जो है वो तैयार हो सकता है। तो शीशम के अंदर भी इसका एक उदाहरण देखने में मिलता है। इसके अलावा कई पादपों में जड़ें जो है वो भोजन का संचय भी करती हैं, जैसे शकरकंद वो जड़ का एक रूपांतरण है। शीशम में सामान्य जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है, जबकि शकरकंद में भूमिगत संचयी जड़ के द्वारा कायिक जनन की क्रिया जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसके कई सारे उदाहरण जड़ों के द्वारा दिए कुछ उदाहरण जो वो देखने में आते हैं। इसके अलावा पादप का एक और भाग कायिक भाग होता है पर्ण या फिर पत्ती। सामान्यतः यदि देखा जाए तो पर्ण का मुख्य कार्य जो है वो होता है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना या वाष्पोत्सर्जन का कार्य करना, और इसके द्वारा जन्म की क्रिया जो है वो कम ही पादपों में देखने में मिलती है। लेकिन इसके दो विशेष उदाहरण जो हैं वो देखने में आते हैं। एक पादप होता है विशिष्ट पादप में पत्थर चट्टा, जिसको सामान्यतः सजावटी पादप के रूप में गमलों वगैरह के अंदर उगाते हैं। पत्थर चट्टा के अंदर ये विशेषता होती है कि इसकी पत्ती यदि कहीं पर झड़कर गिर जाए तो इसकी पत्ती के जो किनारे होते हैं यानी लीफ की जो मार्जिन होती है जहां पर शिराएं समाप्त होती हैं, वहां पर यदि ये उचित परिस्थितियों में गिरे तो इन पर्ण के किनारों पर नया पादप उत्पन्न होने लगता है। यानी पर्ण के किनारों में नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो पाई जाती है। तो पत्थर चट्टा जो है उसमें पर्ण फलक, यदि हम पर्ण में विशेष भाग की बात करें तो पर्ण फलक जो है वो कायिक जनन की क्षमता जो है वो रखता है। इसके अलावा एक दूसरा पादप होता है बिगोनिया। बिगोनिया में भी पर्ण के द्वारा कायिक जनन होता है, लेकिन उसमें कायिक जनन एक अलग तरीके से होता है। बिगोनिया की जो पत्ती है उसमें उसका पर्ण वृंत जो है यानी वो डंठल है जिसके द्वारा पत्ती तने के साथ या फिर शाखा के साथ जुड़ी रहती है, वो उसमें कायिक जनन की क्षमता रखता है और उसमें नया पादप उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो पाई जाती है। तो बिगोनिया जो है उसमें पर्ण वृंत विशेष तौर से ध्यान में रखें, पत्थर चट्टा में पर्ण फलक और बिगोनिया में पर्ण वृंत जो है वो कायिक जनन की क्षमता जो है वो रखते हैं। इसके अलावा पादप का एक विशिष्ट और कायिक भाग होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो पादप के 3 ही कायिक भाग होते हैं, तना, जड़ और पत्ती। लेकिन एक कुछ पादपों में एक विशेष भाग बनता है। कई पादपों में सामान्यतः जब लैंगिक जनन होता है तो वो पुष्प उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट पादप हैं जो पुष्प उत्पन्न नहीं करके यानी पुष्प कलिकाएं जो हैं वो उत्पन्न नहीं करके उनके स्थान पर एक विशेष संरचनाएं जो है वो प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें कहा जाता है पर्ण कलिकाएं या उन्हें कहा जाता है पत्र प्रकलिका, जिसे हिंदी में कहेंगे सॉरी अंग्रेजी में कहेंगे बल्बिल्स। पत्र प्रकलिकाएं जो है वो रतालू, रामबास इस तरह के जो पादप होते हैं उनमें ऊपरी सिरे पर जहां पर पुष्प बनते हैं वहां पर भी विशिष्ट संरचनाएं बनती हैं और एक अनुकूल परिस्थितियों में ये संरचनाएं जो वो झड़कर जमीन पर गिर जाती हैं और फिर उसके बाद में एक बीज की तरह से वो अंकुरित होती है और अंकुरित होकर एक नया पादप यानी संतति पादप जो है वो उत्पन्न कर देती है। इस तरह के विशेष उदाहरण 2 पादपों में विशेष रूप से मिलते हैं, उनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, एक रतालू और एक दूसरा रामबास या फिर अंग्रेजी में इनको कहा जाता है बिगोनिया और डायोस्पोरिया पादप इसे कहा जाएगा। तो 2 पादप इसमें विशेष रूप से मिले हैं, एक एगेव यानी रतालू और एक रामबास यानी डायोस्पोरिया। तो ये कुछ विशेष उदाहरण जो हैं केवल इनके उदाहरण एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, छोटे 1 नंबर के प्रश्न के रूप में ये पूछ लिए जाते हैं। एक बार थोड़ा सा फिर से देख लें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रजनन के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन या जनन
जिसमें केवल एक ही जनक संतान की उत्पत्ति करता है। युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन जो लैंगिक जनन की आवश्यक शर्तें हैं वो इनमें नहीं होती और इसलिए उत्पन्न संतति पूर्णतः जनन के समान होती है। और इसके भी दो प्रकार मिलते हैं, अलैंगिक जनन के भी एक अनिषेक बीजता जिसमें जनक पीढ़ी बीज उत्पन्न करती है लेकिन बिना युग्मक निर्माण बिना युग्मक संलयन के, इसलिए इसे अलैंगिक जनन में शामिल किया जाता है। और दूसरा है कायिक जनन जिसमें पादप का कोई कायिक भाग जड़ तना पत्ती जो है वो संतति पीढ़ी उत्पन्न करती है। ये दो प्रकार का है। प्राकृतिक रूप से जो होता है जैसे कई सारे उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हैं, जैसे तने में अलग अलग रूपांतरण, जैसे कंद आलू में, अदरक में, प्याज लहसुन केसर दूब पुदीना, ये सारे जो है वो तने के द्वारा प्राकृतिक रूप से कायिक जनन दर्शाते हैं। जड़ के द्वारा कायिक जनन जो है वो दर्शाया जाता है शीशम और शकरकंद में, पर्ण के द्वारा पत्थर चट्टा और बेगोनिया में, और पत्र परकलिकाओं के द्वारा रतालू और रामबांस के पादपों में। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखें कि ये प्राकृतिक रूप से कायिक जनन दर्शाने वाले जो भी भाग हैं, तना, जड़े, पत्ते या फिर पुष्पकलिका या फिर पत्रे परकलिकाएं, जो पुष्पकलिकाओं का ही रूपांतरण होते हैं, ये जो है इन सब के अंदर एक चीज ध्यान रखें कि इनमें नोड या गांठ जिसको हम कह सकते हैं जो तने के ऊपर पाई जाती है या जिसे कहा जाता है पर्वसंधि, ये पर्वसंधि वाला भाग जो है वो होना आवश्यक है। पर्वसंधि का एक उदाहरण हमें यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आलू वगैरह को हम देखते हैं तो आलू में कुछ जगहों पर विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे गड्ढे से पाए जाते हैं जिन्हें आलू की आंख कहा जाता है, और ये वो स्थान है जो आलू में पर्वसंधि को प्रदर्शित करते हैं। तो आलू का टुकड़ा यदि हम काट कर लगाते हैं जिसमें यदि पर्वसंधि नहीं है तो वो नया पादप उत्पन्न नहीं करेगा, यानी पादप का जो कायिक भाग अलैंगिक जनन प्रदर्शित करता है उसमें पर्वसंधि का होना आवश्यक है। पादप का जो कायिक भाग अलैंगिक जनन प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है स्कंद, और ये स्कंद जो है इसे स्कंद की ये विशेषता होती है कि इसमें गांठ का होना जो है वो जरूरी होगा। तो गांठ जो है या आलू में यदि हम कहें जैसे उदाहरण के रूप में देखा है तो उसकी आंख जो है वो होनी जरूरी है। ये भाग जो है वो कायिक जनन दर्शाएगा, ये भाग जो है वो कायिक जनन नहीं दर्शाएगा। या इसी तरह से जैसे गन्ने की खेती की जाती है तो उसमें भी तने के द्वारा ही की जाती है। गन्ने को जब काटा जाता है तो उसकी जो गांठ होती है जो इस प्रकार से पाई जाती है, ये गांठ वाला भाग जो है वो होना जरूरी है, तभी वो कायिक जनन दर्शाता है, अन्यथा वो कायिक जनन जो है वो प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमने प्राकृतिक कायिक जनन जो है उसके बारे में पढ़ा। कल हमें कृत्रिम कायिक जनन जिसमें मानव के द्वारा कायिक जनन कैसे करवाया जाता है उसकी कौन सी विधियां होती हैं उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो अभी केवल छोटे छोटे चैप्टर के रूप में ही या छोटे छोटे भागों के रूप में हम पढ़ते हैं, धीरे धीरे समय जो है वो बढ़ाते जाएंगे।